मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ ज्ञानमय क्लासेस पे। वेलकम टू ज्ञानमय क्लासेस। देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग के बारे में। इंडस्ट्री इन विच प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैब्रिक ऑक्योर। Fabrics are made using raw materials that are transferred into yarns and the knit or woven together। अब यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। देखिए, क्या हमें यहाँ पे समझना है? तो पहले चीज़ समझते हैं कि फाइबर क्या होता है। पहले चीज़ समझते हैं फाइबर। कपड़े जो होते हैं ना, उसके सबसे जो सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होता है फाइबर। ठीक है, जो कपड़े में सबसे छोटी इकाई फाइबर से बनता है यार्न। इसको लिखते हैं यार्न लेकिन पढ़ते हैं यान। ठीक है, तो यान यानी आपको क्या बोल सकते हैं अपनी भाषा में? धागा। ठीक है, और यान से बनता है फैब्रिक। क्या बनता है? फैब्रिक। फैब्रिक यानी कि एक तरीके से कपड़ा। हम दुकान पे कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो कपड़े की जो हम टच करके देखना चाहते हैं, एक्चुअली इसको हम क्या चेक करना चाहते हैं? कपड़े की क्वालिटी। तो बोलते हैं ना दुकानदार से कि फैब्रिक अच्छा नहीं है। कुछ लोग फैब्रिक बोलते हैं बट इसको फैब्रिक बोलना चाहिए। ठीक है, इसको यान। तो ये फाइबर क्या हो गया? फाइबर से बना यान और यान से बना फैब्रिक। फैब्रिक, ओके। तो अब समझते हैं यहाँ पे। तो इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में बहुत सारे काम होता है। कपड़े की प्रोडक्शन होती है, प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब कपड़े उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और इनमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है जी? तो रॉ मटेरियल के यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान में बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ तक कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें मेंशन ही है, बांग्लादेश में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। स्पेशल टेक्सटाइल इज़ अ फैब्रिक दैट्स knitted और woven और मेड फ्रॉम yarn। ठीक है, तो क्या लिखा है? टेक्सटाइल किससे बनता है? फैब्रिक, सॉरी, फैब्रिक किससे बनता है? इस धागा से बनता है, यान से बनता है। यान से हम लोग क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म्स ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक फैब्रिक। ओके, अब समझते हैं कि जो फैब्रिक होता है वो दो उसके प्रकार होते हैं। दो तरह के फैब्रिक होते हैं। एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो हो गया, जो प्राकृतिक चीज़ों से नेचर से बना है। सिंथेटिक मतलब होता है मैन मेड, जो इंसान ने खुद उसको बनाया है उसको। जैसे यहाँ पे देखिए, नेचुरल में फैब्रिक, नेचुरल फैब्रिक क्या होता है? ये बनते हैं प्लांट से, एनिमल से। जैसे कॉटन के, फ्लैक्स, ये किससे बन रहे हैं? नेचुरल फैब्रिक है, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल से बन गए। तो जो कपड़े प्लांट्स और एनिमल की सहायता से बनते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल फैब्रिक्स। सिंथेटिक फैब्रिक्स यानी कि वो प्लांट और एनिमल से नहीं बने होंगे, इनको लैब में तैयार किया गया है और इसको क्या बोल सकते हैं? मैन मेड बोल सकते हैं, जैसे पॉलिस्टर। ओके, अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्पैनिंग, स्पिनिंग बोलते हैं, सॉरी। स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस डैट एंटेल्स कवरिंग फाइबर मेटल इनटू yarn। यानी ये स्पिनिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? जो फाइबर होता है उसको चेंज करते हैं, किसमें? धागे में। ठीक है, आपने धागा को देखा होगा, धागा भी बहुत अलग अलग पार्ट में। जैसे आपने धागा को नीडल में डालते हैं तो बिखर जाता है धागा। तो धागा का जो बिखरा होता है वो कई धागा इधर उधर निकल जाता है ना, धागा में भी अलग अलग पार्ट्स निकलते हैं, तो वो आपका क्या है? फाइबर। ठीक है, तो फाइबर से क्या बन गया? यार्न। और फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको स्पिनिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। कपड़ा उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? फाइबर से यार्न बनाना, यार्न से फैब्रिक बनाना, और फाइनली फैब्रिक से हम कपड़े तैयार कर दिए, फाइनल कमोडिटीज़ बन गया। सिर्फ कपड़े ही तैयार नहीं होंगे, फैब्रिक, फैब्रिक भी तो कपड़ा ही है, लेकिन अब कपड़े में भी बहुत सारे कपड़े हो सकते हैं। जैसे सूट हो गया, और फिर से आपके शर्ट्स हो गए, पैंट्स हो गए, ये सब। इसके अलावा क्या हो गया? कर्टेन हो गया, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं ना कपड़े की। तो ये सब बेड शीट हो गया, ये सारी चीज़ किस में आ जाएंगे? ये फाइनल कमोडिटीज़ हो गए। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग में होंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब क्या? कपड़े उद्योग में प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि अनवांटेड मटेरियल्स, जैसे हम कपड़े तैयार कर दिए, जो फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार किए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फालतू में, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उसको हम लोग काट काट के जो उसको निकाल देते हैं। और फिर हो गया डाइंग फैब्रिक्स, यानी कपड़े को कलर करना। ये भी किस में आएगा? प्रोसेसिंग में आ जाएगा, किस में? अब देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि
हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी चीज़ को बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं द स्टडी और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्पेशली कंप्यूटर फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड सेंडिंग आउट इंफॉर्मेशन। यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें, सेंडिंग करें, कलेक्ट करें, ये सब क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और आज मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही तो बेस पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज ये सबसे मतलब अच्छी इंडस्ट्री, सबसे अच्छी इंडस्ट्री तो ऐसे सारी इंडस्ट्री अच्छी हैं, बट ये एक नवीन इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री। इसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को टेक इंडस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। बेंगलुरु इज़ एज नोन एज सिलिकॉन प्लेटू, ठीक है। अब ये समझते हैं, द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखते हैं जमशेदपुर के बारे में। जमशेदपुर 1947 के पहले क्यों जमशेदपुर फेमस है, ये समझते हैं। 1947 से पहले इंडिया में आयरन एंड स्टील प्लांट जो था सिर्फ एक ही था, वो था कहाँ पे, जमशेदपुर में। और वो कंपनी जो थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो था टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टिस्को 1907 में सकाची में स्टार्ट किया गया था, और ये सुवर्ण रेखा एंड करगई जो झारखंड में नदी है उसके पास में स्टार्ट किया गया था। सकाची को बाद में नाम चेंज करके जमशेदपुर रख दिया गया था। सकाची आपका क्या है, जमशेदपुर ही है, जिसको हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन झारखंड, ठीक है। झारखंड की ये बड़ी और मोस्ट पॉपुलर सिटी है। जब इट इज़ फर्स्ट प्लांट इंडस्ट्री सिटी इन इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जमशेदपुर, जिसको टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया की पहली प्लांट सिटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली प्लांट सिटी इंडिया की कौन है, तो वो है आपकी कौन सी, जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर, जिसको टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। क्यों ये प्लांट सिटी बना है, और प्लांट सिटी का मतलब क्या होता है? प्लांट सिटी का मतलब होता है कि उसमें सब कुछ प्लांट वे में बनाया जाए, कि नदी रास्ता कैसे निकलेगा, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होगा। ये पूरा प्रॉपर, ये सिटी को ही पूरा प्लान करके बनाया गया था, इसीलिए ये इंडिया की पहली प्लांट सिटी जो है वो कौन है, जमशेदपुर, ठीक है, जिसको हम टाटा नगर के भी नाम से जानते थे। इसका पुराना नाम क्या है, सकाची, ठीक है। अब देखिए सकाची जो है ना विलेज, ये इसको सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये झारखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, सिंहभूम, ठीक है। जिसको जमशेद जी टाटा जी ने क्या किया था, इसको स्टील सिटी के रूप में इसको चुना था, ठीक है। और सकाजी नाउ पार्ट ऑफ द सिटी बिटवीन टाटा स्टील एंड स्टील साइट एंड द रिवर सुवर्ण रेखा, ठीक है। देन इट इज़ ऑल्सो नोन, उस समय सुवर्ण रेखा का क्या नाम था, कलीमाती। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ओर, रिवर वाटर एंड सैंड, जमशेदजी टाटा डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश टिस्को देयर। मतलब क्यों यहाँ पे टाटा जी मतलब टिस्को कंपनी को स्टार्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर थे, रिवर भी था जिससे पानी आराम से मिल जाएगा, और और भी कई चीज़ें जो कि आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको चुनने का मेन रीज़न था कि सकाची जो उसको वहाँ से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पे क्या है, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। और कोई कंपनी के लिए क्या क्या चाहिए, उसको रॉ मटेरियल मिल जाए ईजिली, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाता था, क्योंकि आयरन ओर भी है और वाटर भी तो चाहिए, वो भी मिल गया। और उसको बेचने के लिए क्या, हमें उसको मार्केट चाहिए, तो मार्केट कोलकाता के रूप में था वहाँ से पास में ही। साथ साथ में वहाँ पे क्या और क्या आपको फ़ायदा मिल गया कि उस वहाँ से बहुत जगह नज़दीक थे। जैसे में आपको आयरन ओर मिल गया, कोयला भी मिल जाता था, झारखंड में कोयला आराम से मिल जाता। उसके बाद कहाँ से कोयला मिल जाए, झड़िया कोलफील्ड से। इसके बाद वहाँ पे लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, ये सब मैग्नीज, ये सब उड़ीसा से इजीली मिल जाते थे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। इसीलिए जमशेदपुर यानी कि जो पुराना था सकाची, जो कि टाटा नगर या जमशेदपुर को टिस्को कंपनी के लिए एक अच्छा स्थान माना गया, और उसीलिए
सबसे पहले इंडिया की स्टील प्लांट एंड जो जो ये रहा अपना प्यारा भारत, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है झारखंड एक लैंड-लॉक स्टेट है। कैसा स्टेट है? लैंड-लॉक स्टेट। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सटा हुआ है। और आपको यहाँ पर बताना चाहिए, लैंडलॉक स्टेट का मतलब हो गया कि वो किसी समुद्री भाग से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ये आपको झारखंड किसी समुद्री भाग से जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए, झारखंड में कहाँ है जमशेदपुर? तो ये आपको पता चल गया कि जमशेदपुर ये ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है, ठीक है। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। और इसके बारे में पीटर्सबर्ग, जैसे हमारे यहाँ पे जमशेदपुर है, वैसे ही पीटर्सबर्ग यूएसए के अंतर्गत में है। ये यूएसए की एक स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस शहर है। पीटर्सबर्ग को सिटी ऑफ ब्रिजेस के भी नाम जाना जाता है। देख रहे हैं ना आप लोग कितनी सारी ब्रिजेस है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूएसए। ये यूएसए की क्या है? स्टील सिटी है यूएसए की इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि पीटर्सबर्ग में क्या क्या खास बात है, ठीक है। तो पीटर्सबर्ग के इस्पात ये उद्योग यानी कि स्टील इंडस्ट्री जो है, स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे यहाँ पे आपको कच्चा माल, कोयला, कोल पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लॉ अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त हो जाएगा, और जो कि पीटर्सबर्ग से 1500 किलोमीटर की दूरी पे है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? वो 1500 किलोमीटर की दूरी पे है आपका लोहे की खाने, आयरन की, जो जहाँ से आयरन मिल जाए, ठीक है। और साथ साथ में पीटर्सबर्ग इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे वाटर वेज भी बहुत ही हैं। ये वाटर वेज सस्ता होता है। किसी भी सामान को, कच्चे माल लिया लाना है, बेचना है, कुछ भी करना है, तो वाटर वेज से हम लेके आते हैं तो वो सस्ता होता है कंपेयर टू रोडवेज, ठीक है। और इसलिए तो इसमें सिटी ऑफ ब्रिजेस के भी नाम से जाना जाता है किसको? पीटर्सबर्ग को, ठीक है। आज यहाँ पे जो नदी है एल्गनी रिवर और मनोगहेला रिवर, जो पीटर्सबर्ग में मतलब वहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं उनको पानी की अवेलेबिलिटी पूरी करती है। और पीटर्सबर्ग भी जैसे जमशेदपुर है वैसे वो भी, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब होता है कि औद्योगिक विपदा। अब जब भी हम औद्योगिक विपदा की बात करते हैं तो दो घटना याद आती है। एक तो मध्य प्रदेश की घटना है, ठीक है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात को ना 12:30 पे वहाँ पे मतलब एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। लगभग 3,598 लोगों की। ये डेटा सरकारी जो इन्फॉर्मेशन मिला सरकार की तरफ से वो दिया गया था 1989 में, वो मैं बता रहा हूँ। सेम ऐसा ही एक घटना हुआ था कि चाइना में, ठीक है। और देखो, पहले आपको समझना होगा कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्यों होता है। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर होने के पीछे कारण होता है, मेनली जो कारण होता है वो टेक्निकल फेलियर के कारण, या फिर होता है टेक्निकल फेलियर के होने के कारण होता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। या फिर दूसरा क्या कारण होता है? दूसरा कारण हो सकता है कि इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल। कहीं ना कहीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाते हैं, उसके कारण होता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि जो तकनीकी विफलताएं हैं उसके कारण, या बेतरतीब उपयोग के कारण, सही तरीक़ा से हम चीज़ों को ध्यान नहीं दिए तो उसके कारण क्या हो सकती है? इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जा सकते हैं। और शायद मैंने डेटा गलत बता दिया था, हाँ 3,000 बोल दिया था। 35,598 लोगों की मृत्यु हो गई थी जब हुआ था भोपाल में गैस ट्रेजेडी, ठीक है। इसके अलावा 23 दिसंबर 2005 में चीन के एक शहर है गाओ कायो, अब वो चीन का शहर है तो उनका नाम तो मुझे अजीब सा लगता ही है पढ़ना, ठीक है। वहाँ पे मतलब विस्फोट हुआ था कंपनी में। लगभग 243 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। कई लोग विस्फोट के बाद भाग गए थे और
विस्फोट के बाद न भाग पाने के कारण मृत्यु हुई थी। जो समय पर भाग गए थे उनको आइज़ की प्रॉब्लम हो गया, डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम हो गया, मतलब त्वचा से प्रॉब्लम हो गया, फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारी चीज़ों की हानि हो गई। तो हमें चाहिए क्या, हमें जानना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब एक तरीक़ा से क्या किया जाए कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर ना हो। तो रिस्क रिडक्शन कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कंपनी में कोई ऐसा चीज़ें ना हो जिससे ज़्यादा लोगों की जान, ज़्यादा लोगों के, एक लोगों की भी जान नहीं जाए। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इंडस्ट्री हो वो घने बसे शहर में, घने बसे इलाकों में नहीं हो कि वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए जहाँ पे लोग कम हो, पहला चीज़, ठीक है। और कंपनी के नज़दीक बसने वाले लोगों को दुर्घटना, अगर मान लो कि कोई कंपनी के नज़दीक लोग हैं तो उनको अ, किसी भी घटना के उपरांत जो गैस होगी, जो भी उस कंपनी में जो चीज़ भी है जिससे घटना हो सकती है उनके बारे में उनको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए जी, आग बुझाने वाले यंत्र होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो आजकल स्कूल वगैरह में भी फायर वार्निंग या ज़रूर लगाया जाता है। इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, यानी जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा वो भी एक लिमिटेशन के अंतर्गत ही रहना चाहिए। साथ साथ में पॉल्यूशन डिस्पेरेशन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। आज की इतना ही पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।